बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, आज आपको एक पढ़े लिखे तजर्बाकार वकील साहब के प्रॉपर और वेल मैनेज डेयरी फार्म पर लेकर आया हूँ। वकील साहब ने चंद ही सालों में अपने सादा से फार्म को किस तरह वेल मैनेज और प्रोफेशनल बना लिया, आज की इस वीडियो में जानेंगे। इकबाल साहब ने चंद साल कबल कटियों से कम अखराजात में ये डेयरी फार्म शुरू किया। अब ये कटियां बाकायदा भैंसों की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं और इकबाल साहब इनके दूध और इनके बच्चों से कामयाबी और तरक्की के साथ अपने डेयरी फार्म को चला रहे हैं। तो आज की ये वीडियो भैंसों के कारोबार के मुतल्लक किसी तोहफा से कम नहीं। वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर फ़ायदा ना हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। तो दोस्तों, इनके जानवर, इनका फार्म, इनका शेड मुकम्मल तौर पर इंटरव्यू के दौरान ही दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाईजान कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। भाईजान नाजरीन को ज़रा अपना तारुफ करवा दें। जी मोहम्मद इकबाल मल्ली और मेरा तल्लक गुजरात से है। माशाल्लाह। इधर रकबा है हमारा और इधर फार्म हमने शुरू किया हुआ है। माशाल्लाह, साल डेढ़ हो गया। ज़बरदस्त। अच्छा सर, आपने फार्म का नाम क्या रखा है? ये मल्ली सन्स डेयरी फार्म है। माशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताइए कि आपने ये डेयरी फार्मिंग का काम कब से स्टार्ट किया है? ये प्रॉपर जो अभी है इनिशियल स्टेजेस भी है हमारा, ये साल को हो गया। मैं इसको प्रॉपर मिल्किंग के लिए किया है। पहले हमारे पास ये हीफर जानवर थे, ठीक है, 2 साल पहले, ठीक है, तो वही हमने ऐसे ऐसे इनको तैयार किया है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ये जानवर जो है प्रोडक्शन पे है, मिल्किंग पे है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये तीसरा साल है। जी आपने हीफर्स से स्टार्ट लिया था? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो जब आपने कारोबार स्टार्ट किया था तो यकीनन आपने उसकी फिजिबिलिटी स्टडी की होगी। जी बिल्कुल। तो आपसे सवाल यह है कि आपने स्टार्ट में हीफर्स का ही इंतखाब क्यों किया? आपने शुरू में दूध देने वाली भैंसों का इंतखाब क्यों नहीं किया? एक्चुअली मैं कोई स्टार्ट में ये पहले काम नहीं करता था, मेरे बुजुर्ग करते थे, ठीक है, लेकिन उन्हीं की मशावरत से ये हमने तय किया था कि चूंकि हिफर्स में ये है कि उस वक्त 50-60 हज़ार की हिफर आ जाती थी, ठीक है, तो जब वो प्रेग्नेंट होगी तो डेफिनेट उसमें कम से कम अगर दूध प्रॉपर नहीं देगी तो लॉस नहीं होगा गाँव। सही है। अगर 1.5-2 लाख की हम भैंस लेके आते हैं, उसकी प्रोडक्शन प्रॉपर ना हो तो वो एट द एंड वो हमें लॉस में जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने हिफर्स को प्रेफर किया था। यानी आइडिया ये था कि लॉस से अपने आप को बचाना और शुरू में इन्वेस्टमेंट भी कम हो। जी कम हो। जबरदस्त, बहुत अच्छी आपने स्कीम बनाई। एक अपना वे ऑफ बिजनेस होता है, बिल्कुल, उसका काम करने का अंदाज होता है। कुछ इसको छप्पर पे भी बना सकते हैं, बनाते भी हैं। बिल्कुल, उनकी एक अपनी थ्योरी है कि इसमें चूंकि इतना बिल्डिंग पे ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करने की बजाय आप इसको प्रॉपर तरीके से करें, वो जानवरों पे इन्वेस्ट कर लें। तो मैं समझता हूँ जिसमें रहना हो जानवरों में, जिसमें अगर इनको कंफर्टेबिलिटी ना हो तो उसको फिर फायदा नहीं होता। जबरदस्त, यानी आपने बड़ी जबरदस्त बात की है कि कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ आप जानवरों पे इन्वेस्ट करें, उनके शेड पे इन्वेस्ट ना करें। हालांकि जहाँ पे उनको रखना है उन्हीं कीमती जानवरों की सेफ्टी के लिए उस जगह का अच्छा होना भी जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि प्रॉपर बिजनेस के लिए प्रॉपर प्लेस का होना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, जब आपने हीफर्स ली तो कितनी ली और कहाँ से ली? 30 के 35 हीफर्स थी हमारे पास। अच्छा। और ये हमने लुड्डन से ली थी, कुछ चीचा वतनी मंडी से ली थी। ठीक है। और बाकी कुछ लोकल भी हमने इधर से भी ली थी। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ये हमारा ऑर्डर बन गया। नॉर्मली कितनी एज की थी जब आपने खरीदी थी? वो तकरीबन क्या है कि 3 से 4 साल की, 2-3-4 साल इसी अराउंड बोट थी। 2 से 3 साल तक उम्र थी। जी जी। तो ये आपको कितने में फी जानवर यहाँ तक पड़ गया था? तकरीबन पर कास्ट एवरेज थी वो तो हमारी 65 के अराउंड बोट थी, 60-65 के अराउंड बोट 1000। ठीक है। तो अच्छा, जब आपने खरीदी थी तो उस वक्त इनकी नस्ल के इंतखाब के लिए आपने अपने साथ किसी माहिर बंदे को लिया था या रैंडमली वैसे ही इलाका वाइज पिक कर ली थी? जी इलाका वाइज भी था, कुछ मेरे बुजुर्गों की मशावरत साथ थी। ठीक है। हमारे इधर लोकल जिधर हमने फार्म बनाया हुआ ना, लोकल बंदे थे वो काम करते थे पहले इसका। ठीक है। उनकी रहनुमाई भी साथ मेरे थी। ठीक है। उनके साथ भी परचेजिंग में भी शामिल थे वो मेरे। ठीक है। हीफर से इसको प्रॉपर बफलो बनने तक 1 साल में फी जानवर आपको कितना खर्चा आ गया था? जी ये ज़ाहिर डिपेंड करता है आपको, उस वक्त तो खर्च ही टोटल होता है। ठीक है। आउटपुट तो होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है।
तो वो ये चीज़ होती है कि अगर 60+ में आपने एक हीफर ली है, तो जब उसने प्रेग्नेंट होना है या मिल्किंग पे आना है, तो वो डबल के अराउंड पर पहुंच जाती है, डबल हो जाती है, डबल ट्रिपल भी चली जाती है अगर अच्छी हो तो। ठीक अच्छा। तो वो खर्चा फिर उस वक्त इतना महसूस नहीं होता। ठीक है, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर पर एनिमल है वो आपने अगर 1 साल में लिया है जानवर, तो उसके लिए डेफिनेट बात है कि 30-40 हज़ार रुपया तो ऊपर जाना ही है ना उसके। सही है, जबरदस्त है। अच्छा, ये जो भैंस आपने 60-70 हज़ार की ली और फिर उसके बाद 60-70 हज़ार उसके ऊपर खर्च किया और वो उसके बाद वो भैंस बन गई दूध देने वाली, तो इस सूरत हाल में अब ये भैंस आपके हाल में औसतन कितनी कीमत की है? आजकल सारा मार्केट रेट भी आप है जी, तो 2-3 लाख से आम भैंस मिलती है। जो आपके पास है ये ज्यादातर किस नस्ल की है? ये नीली की है, रावी की है, एक्स्ट्रा की है। ठीक है। लोकल हमने परचेज इलाके से की है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, क्योंकि ये इनकी कहना कि जो इनके अंदर कुव्वत मुदाफ़त है वो बड़ी अच्छी है बीमारियों के खिलाफ भी, और प्रोडक्शन भी जब कुव्वत मुदाफ़त हो प्रोडक्शन भी बेहतर रहती है, खुराक भी हजम होती है, तो उस लिहाज से ठीक है, बेहतर है। ज़बरदस्त। तो फर्स्ट लैक्टेशन में आमतौर पे दूध वो हाईएस्ट नहीं होता, लेकिन फर्स्ट लैक्टेशन में आपको जो हीफर्स हैं इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूध दिया किसी भैंस ने? वो डिपेंड करता है भैंस पे, जी, उसकी नस्ल पे डिपेंड करता है। जी। जाहिर है इसमें वो भी थी जो एक दिन में 24 आवर्स में जो 8-10 किलो भी देती थी, ऐसी भी हैं जो 15-16 किलो पे चली जाती पहली एक दिन में। जी। यानी पहली लैक्टेशन में ही वो 15-16 केजी तक गई हैं, वो ऐसी ही होती है, चाहती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे इनके दूध के हवाले से, तो आप ये बताइए कि आपको ये 35 जानवर संभालने के लिए पूरे साल में कितने बंदे आपने मुलाजम रखे, यानी डेली बेसिस पे कितने बंदे काम कर रहे थे? 3-4 मुलाजम थे। अच्छा। अब ऐसा हार्ड जैसे इम्प्रूव करता है, उस लिहाज से आपको मैन पावर भी ज्यादा चाहिए। ठीक है। उस लिहाज से अब मेरे पास 6-7 मुलाजम है। 6-7 मुलाजिम। जी। तो अभी तो आपके पास जानवर भी बहुत ज़्यादा हैं, कुछ गाय भी हैं, छोटे भी हैं, तो ये बताइए कि एक बंदा मतलब अगर 2-3 हो तो एक बंदा ज़्यादा से ज़्यादा कितने जानवर संभाल सकता है? देखिए, इस तरह के शेड में जब फ्री स्टाइल बनाते हैं ना, टाई अप सिस्टम नहीं होता, तो उसमें इनकी संभाल आसान है। ठीक है। क्योंकि पानी आपने पहले एक मतलब भर देना है पौधियों में जो भी है। ठीक है। और चारे के लिए आपने इनको शेड के अंदर ही चारा डालना है, उसके अंदर ही मतलब खुलियों में। ठीक है। ठीक है। तो ये इनको बांधना खोलना तो है नहीं है, दरवाजे खोलना है, इन्हें अंदर चले जाना है, जब आपने इसको वाइंड अप करना है, इनको रेस्ट देना, तो उसको उनको बाहर निकाल देना है। ठीक है। इसलिए से इसमें लेबर कम है। हम जब चारा अभी चूँकि काट के लाते हैं, ऐसा ऐसा हम जा रहे हैं साइलेज पे, तो जैसे साइलेज पे जाएंगे उस लिहाज से भी लेबर जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि औसतन एक बंदा कितने में पड़ जाता है आपको? एक बंदा मंथली कितने में पड़ जाता है? एक बंदा तकरीबन 20-25 के राउंड पड़ता है। ठीक है। क्यों आज अब महंगाई है। सही है। और इनको जब तक मुलाजिम को आप प्रॉपर फैसिलिटेट ना करें, ये रहते भी नहीं है। ठीक है। तो मैं समझ इनकी भी ज़्यादा ज़रूरतें हैं। ठीक है। इनके लिए हमने राशन बनाई हुई है, ज़बरदस्त है। ठीक है। इनको कोई अलग एंट्रेंस अलग, बिल्कुल इनकी फैमिलीज हैं इनके साथ। ठीक है। हमारी तरफ से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, माशाल्लाह। और बाकी इनको ज़्यादा जो एक वेज है वो तो तय है, बाकी जो भी काम करते हैं 2 किलो दूध देते हैं इनको, 1 किलो सुबह, किलो शाम। ठीक है। अनाज भी इनका हमारे ज़िम्मे है, माशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताइए कि आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपके बावजूद के टाइम से आपका ये काम है, तो इस काम में कौन से मेन मसाइल का सामना करना पड़ा आपको जब आपने कमर्शियल लेवल पे इसको किया? इसमें ऐसा ज़ाहिर है स्टार्ट में तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा। लेकिन इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। ठीक है। क्योंकि बातें आपने प्रैक्टिकली नहीं की, सुनी नहीं होती हैं, प्रैक्टिकली अप्रोच नहीं होती है उस वक्त। जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल अप्रोच में आते हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उस लिहाज से आपके प्रॉब्लम्स भी उस हिसाब से सॉल्व होते जाते हैं। ठीक है। शुरू में डेफिनेट थे प्रॉब्लम, लेकिन अब हम अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतर हैं। मेन इसमें जो प्रॉब्लम है वो लेबर की होती है लोगों को। ठीक है। लेकिन मेरा इनके साथ क्या है कि बर्ताव अच्छा है, मैं इनको भाइयों की तरह रखा हुआ है, हम इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे खाते पीते हैं। ठीक है। इस लिहाज से ये बिल्कुल जो आते हैं बंदे, वो अगर चले भी जाए ना, तो फिर बाद में उनकी यही कोशिश होती है कि हम उधर जाके काम करें। ठीक है। तो मुझे ये दूसरा जो जानवर है ना, इनको मैं एक चीज़ समझता हूँ कि अगर जानवर हैं तो ये डेयरी फार्म है। हाँ। ठीक है। अगर इनकी सर्वाइवल बेहतर है, इनको बीमारियों से मतलब प्रोटेक्शन है, तो फिर ज़ाहिर आपको ऐसा लास्ट नंबर कोई नहीं होता, अल्लाह ताला खैर करे तो। ठीक है। यानी आपके ख्याल में 2 मसाइल हैं, जानवरों की सेहत और लेबर का मसला। और लेबर के मसले का सलूशन आप ये बताते हैं कि भाईचारे वाला रवैया और जानवरों की सेहत के हवाले से जो भी स्टेप्स हैं वो लेने चाहिए। लेबर की जो जरूरियात हैं वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है। तभी ये रहते हैं। ठीक है। ठीक है। और दूसरा ये जो तीसरा मसला जो होता है फोडर का, चारे का होता है। ठीक है।
तो अब चूँकि लेटेस्ट दौर आ गया, ऐसा ऐसा हम जैसे इसको साइलेज पे लेते जाएंगे उतना ये ईजी होता जाएगा। ठीक है। तो बाकी हमारी इधर अपनी चले चारा अपना हो जाता है, ज़रूरत पड़ने पे हम खरीद भी लेते हैं कि इनकी हम चारे पे या इनकी सेहत पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ये नहीं कर देखते कि हमें बचत है या नहीं है। सही है, तो ये बचे ना तो फिर ही हमें बचत होनी है। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने सर। अच्छा सर, खुदा न खास्ता आपने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए रखे हैं और आपकी सोच भी बड़ी अच्छी है। शर्मवाद का कोई मसला तो नहीं पेश आया? कोई शर्मवाद कोई है इस दौरान? पहले साल मेरे जो छोटे बच्चे इनके छोटे बच्चे थे ना जानवर, वो काफ़ी उनका मोर्टेलिटी लेवल ज़्यादा था। अच्छा। लेकिन वो ज़ाहिर है ऐसा ऐसा बंदा सीखता है, बुजुर्गों से एक बात सीखी कि एंड पे जो है ना वो कहते हैं कि इनके जो बच्चे हैं ना वही बचते हैं। ठीक है। तो उसमें मैंने ये नेट शेड पे सारी स्टडी की, तो उसमें ये था कि एक हर्ड अगर आप 3 साल के बाद एक हर्ड तैयार कर लेते ना, जितना फर्क 30 जानवर हैं आपके पास, 30 जानवर आप 3 साल के बाद वो आपके तैयार हो जाते हैं, प्रोडक्शन पे फर्ज कर आने के काबिल हो जाते हैं, तो फिर आपको लॉस नहीं है। ठीक है। और जो दूध है इनके और अपने प्लस शेड के जो खर्चे वगैरह वो पूरे होते रहे, और जो बाकी आपके बैकअप है वो जानवर जो 30 जानवर है आपके इस साल में है स्टार्ट में, तो 3 साल बाद अगर वो 30 जानवर आपके बैकअप पे हैं तो वो लॉस नहीं है मेरे ख्याल में। जबरदस्त है। यानी आपका कहना है कि दूध अगर सिर्फ आपके हरारत बैलेंस कर ले, आप बच्चे बचा लेते हैं तो समझ लें आप कामयाब है। बच्चे बचाएं उनके ग्रोथ के लिए, ये नहीं कि बच्चे सिर्फ आपके उनके जानों के लिए बचा दें। ठीक है, जबरदस्त सर, आपने बहुत अच्छी बातें की। अच्छा ये बताइए कि इन सारे जानवरों के लिए सिर्फ भैंसों की बात कर रहे हैं, गाय की और बच्चों की नहीं कर रहे, आपके पास चारे का कितना बैकअप होना चाहिए? कितने एकड़ चारा होना चाहिए कि आपका चारा खत्म नहीं होगा पूरा साल? देखिए अभी जो है ना बरसीम का सीजन चल रहा है, तो हमारे पास तकरीबन 14-15 एकड़ जो है बरसीम हम निकाश की हुई है। ठीक है। उसके साथ ज़ाहिर है कमाद भी है हमारे पास 5-6 एकड़। ठीक है। और मक्की का साल ही था हमारे पास 22 एकड़। ठीक है। तो चल रहा है सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा सर, मैं बात कर रहा था शेड डिज़ाइन के हवाले से, आपकी शेड डिज़ाइन की क्या खसूसियत है और आपने इस तरह की शेड डिज़ाइन का इंतखाब ही क्यों किया? मैंने इसके लिए ना काफ़ी स्टडी की है, उसके बाद मैंने ये पूरे कह लें पंजाब में जो मेन फार्म्स थे ना वो सारे विज़िट किए थे। ठीक है। तो ये स्टार्ट में ना हम गायों का बनाया था ये फार्म। ठीक है। ये इरादा था कि हम फ्रीजी नस्ल की गायें इंपोर्ट करेंगे, लेकिन जैसे मैंने विजिट किए ना फार्म, तो मैंने देखा कि इनकी सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, उसके लिए बड़ी मेहनत तगदो करनी पड़ती है। सही तो है। फिर जो लोकल भी हमारा जो इधर दूध की डिमांड है ना वो भी चूँकि भैंसों की ज़्यादा है, तो फिर जो मार्केट में आप सेल करें डिमांड के मुताबिक अगर वो प्रोडक्ट हो तो वो ईजी रहता है। बिल्कुल। तो फिर मैंने यही सोचा कि इसमें हम भैंस ही डालते हैं। सही है। तो शेड जो डिज़ाइन की बात है, ये इसमें ये है कि डिज़ाइन शेड ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन का सिस्टम हो, जानवरों को मतलब उनकी कंफर्टेबिलिटी जो है वो मुतासर ना हो। तो इस लिहाज से ये शेड जो है, और प्लस जो लेबर काम करती है ना उसको भी काम करने में आसानी हो। सही है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये मेरे ख्याल से इस शेड में मिल जाती हैं। सही है। यानी आपके शेड की 3 खसूसियात हैं, लेबर को भी सहूलियत है, मालिक को भी सहूलियत है और जानवरों को भी सहूलियत है। ज़बरदस्त सर। सर एक चीज़ और पूछूंगा आपसे कि इस वक्त आपके पास दूध देने वाले जानवर कितने हैं? इस वक्त हमारी जो पता है ये जितनी भैंसें हैं ना तकरीबन ये अब इनकी जो है ना नेक्स्ट सीज़न स्टार्ट होना है दिसंबर-जनवरी में जाके कहने के इनका सुबह स्टार्ट होना है। ठीक है। अभी ये तकरीबन ड्राई पीरियड पे चल रही हैं। ठीक है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये है कि इतना दूध हो जाता है जिससे मैं अपने अखराजात पूरे कर सकता हूँ। ठीक है। यानी आपने वही स्ट्रेटजी बनाई थी बच्चे बचाने। ये समझता हूँ कि इसमें ये है कि मेरे पास अगर आज भी दूध की प्रोडक्शन जो 200 है ना 200-225 मेरी दूध आज इन दिनों में भी चल रही प्रोडक्शन। ठीक है। ड्राई पीरियड के दौरान भी। सही है। तो इसमें भी चले कि 150-200 लीटर मैं समझता हूँ ये खर्चे पे चला जाता है और कुछ मेरा अपने लिए बच जाता है, और बाकी जो मेरे जानवर जो बचे रहे पीछे जो बच्चे हैं इनके, तो वो मेरी वही कामयाबी है। ठीक है। ठीक है। और बाकी इनको जब इन्हें प्रोडक्शन पे आना है तो ज़ाहिर है यही डबल हो जानी है मेरी प्रोडक्शन, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जो 150-200 होगा वो मेरी बचत में चला जाएगा। ठीक है। सर आपने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैंने आपसे बेशुमार सवालात किए, कोई ऐसी बात जो मैंने नहीं पूछी लेकिन बड़ी अहम थी न्यू फार्मर्स के लिए, अपनी तरफ से तोहफ़तन बता दें जो सदका जारिया बन जाए उन लोगों के लिए जो इस कारोबार में आना चाहते हैं और उनको वो लास्ट से बचा दें। देखिए मैं तो एक बात समझता हूँ, सिंपल सी बात है कि इन दी एंड जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से भी वो ये है कि रिज़्क़ हलाल में बरकत है। ठीक है।
तो अब इसमें जितना कर सकते हैं कि जानवरों को भी हकूक़ का ख्याल रखें, मुलाजिमों के हकूक़ का भी ख्याल रखें, और जो आप दूध का काम करते हैं या जो आप फ़र्ज़ का गोश्त का भी काम करते हैं तो उसमें ये हो कि जो आप सप्लाई करते हैं ना उसमें किसी का लॉस ना हो। मैं इधर बिल्कुल किसी किस्म का टीका नहीं लगाता इनको दूध के लिए, किसी जानवर को भी। मैं ये समझता हूँ कि हमारी नस्लों के लिए आगे ख़तरनाक है, तो इसलिए जो मेरे लिए चीज़ नहीं अच्छी वो आम आवाम के लिए भी नहीं अच्छी, तो मैं तो कुछ सदका जारिया समझ कर रहा हूँ। ज़बरदस्त है। यानी आपके कहने का मतलब है कि अच्छा करें और अच्छा पाएं, अच्छी सोच रखें, ठीक है, और पॉजिटिव रहें तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। अच्छा सर, ये जो सामने शेड नज़र आ रहा है ये किस मकसद के लिए है? ये साइलेज का बंकर है बेसिकली। दोनों साइलेज के बंकर है। इसमें कितना साइलेज आ जाता है, क्या कैपेसिटी? 12 से 13 एकड़ के लिए आ जाता है। ये दोनों में या एक में? दोनों में। एक के लिए, एक में तकरीबन 6.5-7 एकड़ का आ जाता है। जितनी इसकी कंपैक्शन अच्छी होगी उतना आपका साइलेज अच्छा होगा, तो उतना ही ज़्यादा है, उसमें पैकिंग भी ज़्यादा आएगी। बहुत शुक्रिया भाई, आपने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।